हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप और आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जी हाँ, लास्ट वीडियो में हमने इलिस्ट्रेशन नंबर 12 तक कर लिया था। अब आज हम करने वाले हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 13। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ वो जाकर पहले वीडियोस देख लें। उसमें मैंने डिवेंचर्स की कैलकुलेशन, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी और वैट, ये सारा वहाँ पर बता रखा है किस तरीके से होगा। एंड प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि कैसी लगी आपको वीडियो, और फर्दर आगे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। उसके रिगार्डिंग मैं फिर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 13। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 13 क्या कहता है। इलिस्ट्रेशन नंबर 13, एक्स वाई जेड लिमिटेड हैज़ द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर which is considered to be optimum as on 31st March 2018। कैपिटल स्ट्रक्चर गिवन है, ठीक है। डिवेंचर दे रखा है 14% डिवेंचर है 30,000 के, 11% प्रेफरेंस शेयर है 10,000, इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर यहाँ पर गिवन है 10,000। ओके, और यहाँ पर वैल्यू दे रखी है 1,60,000, है कि टोटल देखा जाए तो 2 लाख का कैपिटल स्ट्रक्चर है। देन कंपनी शेयर हैज़ अ मार्केट प्राइस, कंपनी का जो मार्केट प्राइस है वो है 23.60 रुपीज़। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड पर शेयर इज़ 50% ऑफ ईयर 2018 EPS। नेक्स्ट ईयर डिविडेंड की बात करें तो 50% हो जाएगा EPS का। एंड द फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ EPS फॉर द प्रीसीडिंग 10 ईयर्स ईच विच एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इन फ्यूचर। यानी EPS का ट्रेंड जो है वो गिवन है आपको। देखिए यहाँ पर बोला गया नेक्स्ट ईयर के लिए 50% हो जाएगा 2018 का। तो 2018 का जो EPS है वो हमें गिवन है, उसका देखते हैं किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। ओके, देन यहाँ पर बोला गया है क्या कि द कंपनी इशूड न्यू डिबेंचर्स कैरिंग 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एंड 16% रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ डिबेंचर इज़ 96 रुपीज़ है। प्रेफरेंस शेयर 9.20 है विद एनुअल डिविडेंड 1.1। एनुअल डिविडेंड, ठीक है, ये बात ध्यान रखने, 1.1 वर ऑल्सो इंक्लूड इशूड। द कंपनी इज़ इन 50% टैक्स ब्रैकेट, टैक्स रेट है हमारा 50%। कैलकुलेट करना है आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर और न्यू इक्विटी शेयर, कंज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। न्यू इक्विटी की भी बात हो रही है। देन सेकंड पॉइंट में कैलकुलेट करना है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन नो न्यू शेयर आर इशूड। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मच कैन बी स्पेंड फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड, assuming that retained earnings for the next year investment are 50% of 2018। 2018 का 50% ही रहेगा, यहाँ पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट को बताना है। एंड द लास्ट इज मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल व्हेन द फंड एक्सीड द अमाउंट कैलकुलेटेड इन पॉइंट थर्ड में, जो है वो एक्सीड कर जाता है तो मार्जिनल कॉस्ट बताना है, ठीक है। एज्यूमिंग न्यू इक्विटी इज इशूड 20 रुपीज़ पर शेयर। ओके, तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा किस तरीके से, यानी कि न्यू पर्सपेक्टिव देखना है इसमें। न्यू जो भी होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सा है, क्या करेंगे, सबसे पहले हम सेम वही कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डेट निकाल लेंगे, एक एक करके सबका निकालेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्मूला लिख देंगे आप। कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, देखिए यहाँ पर एक बात बोलूँ तो मैं, यहाँ पर जो हमारे पास डिवेंचर हैं वो कौन से हैं ये आइडेंटिफाई करना है, रिडीमेबल हैं या इरिडीमेबल है। देखिए यहाँ पर रिडीमेबल की बात की ही नहीं थी, ठीक, रिडीमेबल की बात नहीं की थी, तो यानी कि क्या कंसिडर किया जाएगा, इरिडीमेबल है। तो रिडीमेबल का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट 1 - t अपॉन में प्राइस। ओके, तो देखिए हमारे पास इंटरेस्ट रेट है ही 16 है, 1 - टैक्स है हमारे पास 0.5, आई मीन टू से 50%, एंड प्राइस है हमारे पास। प्राइस देखिए मैं समझा देता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पे क्वेश्चन में 96 प्राइस दिया ही हुआ है। ओके, तो आप इसको सॉल्व जब करेंगे तो आपके पास आंसर आता है 0.0833। इज डेट क्लियर, आई होप। नेक्स्ट
नेक्स्ट आप निकालोगे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ फॉर प्रेफरेंस शेयर। तो उसके लिए सिंपल सा है, क्या करते हैं हम, डिविडेंड होता है और प्राइस होता है। तो डिविडेंड गिवन है हमारे पास 1.1 ले लेंगे, एंड प्राइस भी हमारे पास ऑलमोस्ट गिवन ही है, एक बार चेक कर लेते हैं। जी हाँ, प्राइस भी हमारे पास गिवन है 9.2। ओके, तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके आंसर फाइंड आउट कर लेंगे 0.12। नाउ द टर्न ऑफ इक्विटी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे हम। तो कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स कैपिटल देखिए क्या होगा, फॉर्मूला लगेगा, ग्रोथ भी है हमारे पास, ये ध्यान रखनी है बात को, ठीक है, देन प्लस ग्रोथ। तो डिविडेंड जो है, देखिए मैं बताता हूँ किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे यहाँ पर। डिविडेंड देखिए यहाँ पर गिवन है क्या हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर डिविडेंड गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, ईपीएस को कंसिडर करना होगा। ईपीएस के लिए बोला था कि इसका जो है ईपीएस जो लास्ट 2018 का गिवन है उसका हाफ हो जाएगा, 50% हो जाएगा, ठीक। तो इसका 50% कर लेंगे आप। देखिए आपके पास बुक में जो है वो गलत थोड़ा लिखा हुआ है, 2014 लिखा हुआ है, एंड यहाँ पर हमारे पास 2018 का रेट है। ओके, तो आपको 2018 का ले लेना है, हाफ 50% कर लेना है, कितना हो जाएगा 1.18, ठीक है, 1.18 हो जाएगा। देन आप यहाँ पर पुट कर दोगे 1.18, देन प्राइस आप लोगे 23.60 गिवन है, और ग्रोथ रेट है हमारा कितना 10%, विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। ग्रोथ रेट, सो हेयर मैं आप लोगों को ग्रोथ रेट बता देता हूँ। देखिए आप जब ईपीएस की टेबल देखेंगे 2009 2010, तो वहाँ पर आपके पास ग्रोथ ईपीएस दिया हुआ है 1, देन प्लस करेंगे आप 10%, देन यू विल फाइंड कि 1.1 आता है नेक्स्ट ईयर के लिए, देन आप प्लस करेंगे 10%, देन यू विल फाइंड 1.21, देन फर्दर इसी तरीके से 2017 में देखा जाए तो 2.15 है, प्लस करेंगे आप 10%, देन यू विल गेट 2.36, विच मीन्स कि 10% ग्रोथ रेट है, तो आप कंटिन्यूसली ग्रोथ रेट क्या लेंगे, 10% लेंगे। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, यहाँ से हमने ग्रोथ रेट लिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.15। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया। तो फर्स्ट पोर्शन जो था, यानी कि क्वेश्चन में सबसे पहले पूछा था कैलकुलेट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ न्यू डेट, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी का, तो ये हमने निकाल लिया है, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में पूछा था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से निकालना है, तो एक बात बता दूं मैं आपको, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैक दोनों ही सेम तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। यस, तो आपको क्या करना है, सही कह रहे हैं आप, पहले आप वही लिखेंगे, टेबल वही बनाएंगे, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, हेडिंग चेंज हो जाएगी। सेकंड पॉइंट पर है हम, हेडिंग चेंज हो जाएगी, विच इज़ कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाला मार्जिनल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं इसको, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ। ओके, तो फॉर्मेट हो जाएगा, यहाँ पर आप सोर्सेज लिख दोगे, जिस तरीके से आपने वैक के लिए बनाया था उसी तरीके से बनाएंगे आप। प्रपोर्शन, यहाँ पर आपको प्रपोर्शन लिख देना है बस। ओके, प्रपोर्शन, यहाँ पे आप वेट लिख देते हैं, एंड स्पेसिफिक कॉस्ट या फिर केओ भी लिख सकते हैं, कोई बात। एंड देन वी विल प्रोडक्ट, यहाँ पर 1 और 2 डाल देंगे, तो यहाँ पर प्रोडक्ट हो जाएगा किस चीज़ का, 1 × 2। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा ये। तो सोर्सेज क्या है हमारे पास, सबसे पहला जो सोर्स है वो है डिवेंचर। कितने डिवेंचर है, डिवेंचर में प्रोपोर्शन गिवन, प्रोपोर्शन देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे मैं आपको बता दूं। प्रोपोर्शन देखिए यहाँ पर 2 लाख, जिस तरीके से आप करते थे फाइंड आउट उसी तरीके से निकाल लेंगे। यानी कि यहाँ पर आप एक और कॉलम बना सकते थे क्या, जो आपको वैल्यू दे रखी होती है, लाइक सबसे पहले 30,000 है, 30,000 डिवाइड कर दोगे आप किससे, 2 लाख से, ठीक है, तो आपके पास 0.15 आ जाता है। इसी तरीके से
10,000, then you will divide it by 2 lakh, you will get 0.05. ओके, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें इसी तरीके से सॉल्व किया हुआ है। आप लिख लोगे, कोई ज़रूरी नहीं है, इस तरीके से भी कर सकते हो, उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। बस मैं आपको यहाँ पर कंफर्म कर दूँ कि किस तरीके से आया हुआ है ये। देन प्रेफरेंस शेयर, देखिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको जल्दी से समझाने के लिए बस, एंड इतना ज़्यादा टफ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी ये कर चुके हैं हम इस तरीके का, ठीक है। इस फिर देन केओ है हमारे पास, सबसे पहले डिवेंचर के लिए लेंगे 0.083, प्रेफरेंस के लिए लेंगे 0.12 एंड इक्विटी के लिए लेंगे हम 1.18, और सॉरी 1.18 नहीं 1.1, सॉरी यहाँ पर है 0.15। देन वी विल मल्टीप्लाई 1 एंड 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस तरीके से फाइंड आउट किया जाता है। सेम है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या करना है आपको, सिर्फ एक हेडिंग डाल देनी है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक, बैक की तरह ही है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में पूछा था क्या, देखने के बाद कि मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाता है, ठीक, मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल विदाउट सेलिंग द न्यू शेयर। किस तरीके से, देखे, रिटेन अर्निंग्स बोला था उसने 15% ही रखना है, तो सबसे पहले हमें यही फाइंड आउट करना होगा रिटेन अर्निंग्स आ कितनी रही हैं, ठीक। तो सबसे पहले रिटेन अर्निंग्स लिख दोगे आप, बात नहीं, रिटेन अर्निंग्स यहाँ पर उसने बोला था 50% ही रखनी है, 50% ही लेना है। रेट क्या लेना है हमें, रेट लेना है 2.36 एंड नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास, 10,000 है। तो रिटेन अर्निंग्स हमारे पास कितनी आ जाती है, 11,800 आ जाता है, ठीक है। अब अगर ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, इट मीन्स कि रिटेन अर्निंग्स जो है हमारे पास वो कितना है, यानी कि कितने परसेंट है ये वैल्यू। तो ये वैल्यू देखिए कैसे पता लगेगा, आप मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में जब जाएंगे तो यहाँ पर ये देखेंगे आप 0.80, तो प्रोपोर्शन कितना है, इक्विटी का प्रोपोर्शन कितना है, इट मीन्स परसेंटेज में लूँ तो मेरे पास 80% है, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 11,800। तो हमारे पास जो है इक्विटी का यानी कि पोर्शन कितना है, रिटेन अर्निंग्स कितनी है 11,800 की। तो अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट कितना हुआ होगा, तो इन्वेस्टमेंट तो 100% ही लेना होगा। तो क्या करेंगे हम, ये 80 है तो 100% के लिए कितना होगा निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 11,800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाई 80 कर देंगे, तो आ जाएगा 14,750 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई हमारी इन्वेस्टमेंट। थर्ड पॉइंट में इन्वेस्टमेंट ही पूछा था तो इन्वेस्टमेंट हमने निकाल दिया इस तरीके से। नाउ फोर्थ पॉइंट पर आ जाते हैं, एक्सेस अमाउंट की बात कर रहा है कि कितना स्पेंड होगा, ठीक है, न्यू शेयर्स के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आप लोगों को किस तरीके से सॉल्व होगा ये, और एक बार पॉइंट 4 दोबारा से पढ़ लेते हैं। देखिए, व्हाट विल बी द मार्जिनल कॉस्ट। अब उसने इशू करने की बात की, अगर इशू किया जाए 20 रुपीज़ पर शेयर, तो सिंपल सा है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। क्या करना है, बस 20, प्राइस क्या रख देना है, 20 रख देना है बस, ठीक। फॉर इतने इन्वेस्टमेंट के लिए यानी कि 14,750 के लिए। तो देखिए क्या करना होगा हमें सॉल्यूशन में फोर्थ पॉइंट के लिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट यानी कि जो इन्वेस्टमेंट हुई है हमें डिविडेंड तो 1.18 ही मिल रहा है, बट यहाँ पर कॉस्ट चेंज हो गई है और ग्रोथ रेट वही होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.159, ठीक, 159 आ जाता है। फिर से क्या करना है, अब हमें फिर से वही मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल बना लेना है। यहाँ पर आप डिवेंचर लिख देंगे, फिर प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी लिख देंगे, प्रोपोर्शन वही लेंगे आप, ठीक है, प्रोपोर्शन वही लेंगे। अभी भी देखिए यहाँ की बात करूँ मैं तो यहाँ पर भी आप 80% यानी कि वही प्रोपोर्शन लेंगे, ठीक है। यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जब निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे
कैपिटल जो है हमारे यानी कि सोर्सेज हैं, प्रोपोर्शन है, स्पेसिफिक कॉस्ट और प्रोडक्ट, ठीक है, वही फाइंड आउट कर देंगे। बट यहाँ पर आप अब इक्विटी की वैल्यू क्या रखेंगे, 0.159। ओके, सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। एंड देन आपको ये खुद ही बना लेना है, बहुत ही ईजी है। इसी तरीके से बस कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ पर ये दोनों सेम रहेंगे, बस यहाँ सॉरी ये तीनों तो सेम रहेंगे प्रोपोर्शन वाले, बट यहाँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में चेंजेस हो जाएगा, ये इक्विटी चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पर रेट जो है क्या कर देना है, आपको चेंज कर देना है, ठीक, बाकी सब सेम होगा। एंड देन इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बढ़ते हैं आप अपने 14 नंबर इलिस्ट्रेशन पर। देखिए 14 नंबर जो इलिस्ट्रेशन है बहुत ही इजी है, और ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं आई थिंक। देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक नया चीज़ है, मैं बता दूँ आपको, चलिए कर ही लेते हैं। यहाँ पर फ्लोटेशन बात हो रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट की बात हो रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट दे रखी है यहाँ पर। तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मैं आपको करके बता देता हूँ। 14 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, देखिए assuming the corporate tax rate of 35%, compute the after tax cost of capital in the following situation। ठीक है, टैक्स रेट है हमारे पास 35%, परपेचुअल दे रखा है हमें 15% डिवेंचर्स ऑफ 1000 रुपीज़, सोल्ड एट प्रीमियम पर बेच रहे हैं विद नो फ्लोटेशन कॉस्ट, यहाँ पर कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है, ठीक है। और फिर से हमें ये देखना है रिडीमेबल है या इरिडीमेबल है, रिडीमेबल की बात नहीं हो रही है, तो यानी कि क्या है ये, इरिडीमेबल। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर डिवेंचर निकालेंगे किस तरीके से, I1 माइनस टैक्स अपॉन में क्या होता है, P होता है, ठीक। तो सिंपल सा हमारे पास इंटरेस्ट जो है वो कितना है, देख लीजिए 15% डिवेंचर है ऑफ 1000, तो 15% ऑफ 1000 कितना हो गया, 150 हो गया। 1 माइनस टैक्स रेट कितना दे रखा है, 35%, तो 0.35 हो जाएगा। एंड प्राइस है हमारे पास, हाँ यहाँ पर देखिए मैं वही बताने वाला था आपको कि यहाँ पर 10% प्रीमियम से बेच रहा है, 10% प्रीमियम से बेच रहा है, यानी कि P0 देखा जाए तो हमारे पास कितना है, 1000, ठीक है, 1000 है। अब यहाँ पर प्रीमियम ऐड हो रहा है, प्रीमियम ऐड हो रहा है कितना, 10%, तो इसमें आप 1000 में 10% करेंगे ऐड, तो आपके पास आ जाएगा 1100। तो यहाँ पर आपको लेना पड़ेगा 1100 एंड देन आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का ही, 10 ईयर्स मेच्योरिटी दे रखी है, 10 ईयर 14% डिवेंचर्स ऑफ 2000 रिडीमेबल। अब रिडीमेबल है विद फ्लोटेशन कॉस्ट, तो ध्यान रखनी है बात को, रिडीमेबल वाले केस में क्या करते हैं हम, रिडीमेबल वाला है और यहाँ पर फ्लोटेशन भी दे रखा है, तो रिडीमेबल वाले के लिए फॉर्मूला अलग होता है, ठीक। रिडीमेबल वाले के लिए फॉर्मूला करता है 1 माइनस टैक्स, देन प्लस करते हैं हम, यहाँ पर होता है RV माइनस नेट प्रोसीड अपॉन में एन मतलब मेच्योरिटी पीरियड जो होता है, और RV प्लस NP अपॉन 2। तो इंटरेस्ट रेट हमें दे ही रखा है, सॉरी इंटरेस्ट एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर वही नहीं लेंगे, पॉइंट अलग है। 14% है अब, और वैल्यू कितनी है, 2000, तो 14 टू जा 280 हो जाएगा हमारे पास ये 280, और 1 माइनस टैक्स रेट हमारे पास सेम वही होगा 0.35, प्लस कर देंगे रियल वैल्यू कितनी है हमारी, रिडीमेबल वैल्यू सॉरी, यहाँ पर 2000। नाउ नेट प्रोसीड, नेट प्रोसीड देखिए किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, मैं बता दूं आपको, जितनी रिडीमेबल वैल्यू होती है माइनस कर देते हैं हम फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है, यानी कि 2000 माइनस हो जाएगा कितना, कितना है हमारे पास, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 5% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो माइनस कैलकुलेटर पे आप सिंपल सा 2000 लिखोगे, 2000 माइनस कर दोगे कितना, 5%, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1900। तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, 1900। मेच्योरिटी जो पीरियड है वो है हमारा कितना, 10, ठीक है। फिर रिडीमेबल वैल्यू फिर से आप यहाँ पे लिख दोगे 2000 प्लस 900 अपॉन में 2, एंड देन आप इसको सॉल्व कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखिए गाइस बहुत ही सिंपल है, बस हमें क्या होता है क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत होती है।
क्या होता है कि हम क्वेश्चन ही समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है इसमें, एंड देन उसी में उलझे रहते हैं। चलिए कोई बात नहीं, पढ़ते हैं अब आगे हम इलस्ट्रेशन नंबर 15 पर। प्लीज़ गाइज, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं और भी आगे वीडियोस चाहिए ऐसी, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, बिकॉज इसमें थोड़ी गलती भी है जो कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, आई थिंक नो, ये क्वेश्चन नहीं है, शायद 15 नहीं है, वो राइट शेयर वाला है। मैं देख लेता हूँ एक बार क्वेश्चन को। चलिए कोई बात नहीं, जो भी हो क्वेश्चन बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। इलिस्ट्रेशन नंबर 15 पढ़ लीजिए जरा। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द फॉलोइंग केसेस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है फॉलोइंग केसेस में। क्या है? 10 ईयर 14% प्रेफरेंस शेयर 100 रुपये वाले हैं, रिडीमेबल एट प्रीमियम 5% एंड फ्लोटेशन कॉस्ट 5%। डिविडेंड है हमारे पास, डिविडेंड टैक्स इज 10%। ओके, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर है अब हमारे पास, और वो भी कौन से? रिडीमेबल वाले। तो घबराने वाली क्या बात है, सिंपल सा है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या करना है आपको? प्रेफरेंस शेयर वाला जो है वो फॉर्मूला पुट कर देना है। ठीक, फॉर्मूला पुट करते ही आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आपको फ्लोटेशन कॉस्ट मैंने आपको बता दिया है। प्रीमियम पर है तो 10 प्लस आप कर देंगे 5, तो 105 आ जाएगा रिडीमेबल वैल्यू। ठीक है, फ्लोटेशन है 100 में से माइनस कर देंगे 95 आ जाएगा। ठीक, एंड देन फॉर्मूले में पुट कर देंगे। और जो डिविडेंड है वो कितना है? 14% है, तो 14% ले लेना होगा। टैक्स है हमारा कितना? 10%, तो 0.1 ले लेना बस। ठीक, इस तरीके से आप ये कर लेंगे, बहुत ही ईजी है। तो ये क्वेश्चन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आपको करवाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है बी, एन इक्विटी शेयर सेलिंग 50 रुपीज़ एंड पेइंग अ डिविडेंड 6 पर शेयर विच इज एक्सपेक्टेड टू कंटिन्यू इनडेफिनिटली। तो यहाँ पर भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है विद नो ग्रोथ है, ये ध्यान रखनी है, कोई ग्रोथ नहीं है। तो सिंपल से क्या करोगे? डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड कर दोगे। डिविडेंड है हमारे पास कितना? 6 रुपीज़ का, डिवाइडेड बाय 50 मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट देखिए जरा। दी अबव इक्विटी शेयर इफ डिविडेंड आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो। अब सिंपल सा तो है, ग्रोथ दिए रखिए तो आप 5% ग्रोथ ले लेंगे, बस बात खत्म। ठीक है, ग्रोथ क्या करेंगे आप? ग्रोथ 6 में प्लस कर देंगे कितना? 5%। ठीक है, ग्रोथ जब होगी तो डिविडेंड भी तो बढ़ेगा, 6 प्लस 5%, तो यहाँ 6.3 हो जाएगा। ठीक है, 6.3 नाउ डिविडेंड हो जाएगा, 6.3 डिवाइडेड बाय 50 कर दोगे आप, और प्लस कर दोगे ग्रोथ रेट। ओके, नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट। एन इक्विटी शेयर ऑफ कंपनी इज सेलिंग एट 120 रुपीज़ पर शेयर, द अर्निंग पर शेयर इज 20 रुपीज़ ऑफ विच 50% इज पेड इन डिविडेंड्स। डिविडेंड पेड किया जा रहा है। द शेयर होल्डर्स एक्सपेक्ट द company to earn a constant after tax rate of 10% on its इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स। देखिए क्या कह रहा है, ये सेलिंग प्राइस है 120 रुपी पर शेयर, अर्निंग पर शेयर है 20 रुपीज़, ऑफ विच 50% पेड डिविडेंड हो रहा है, जिसमें से कि डिविडेंड 20 रुपीज़ अर्निंग है, 10% 50% क्या हो रहा है? डिविडेंड दिया जा रहा है, यानी 10 रुपीज़ डिविडेंड दिया जा रहा है। शेयर होल्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या? कि कंपनी टू अर्न अ कॉन्स्टेंट रहे, यानी कि जो मिल रहा है डिविडेंड वही मिलता रहा है। ठीक है, और टैक्स कितना रेट है? 10% ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट। तो यानी कि चेंजेस हो जाएंगे, रिटेन्ड अर्निंग्स हमारी बदल जाएगी किस तरीके से। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए मैं ये करके बताऊंगा आपको। इसका फोर्थ पॉइंट, सबसे पहले तो आपको मार्केट प्राइस ले लेना है। कितना है? 120 रुपीज़ है मार्केट प्राइस। ओके, नाउ अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो वो है हमारे पास ₹20। और डिविडेंड पे आउट की बात करूंगा मैं, तो देखिए डिविडेंड पे आउट की बात करूं मैं तो यहाँ पर क्या है कि हाफ है 20 का। इज दैट क्लियर? हाफ है 20 का। नाउ यहाँ पर एक पॉइंट आता है, क्या पॉइंट आता है? डिविडेंड पे आउट रेशियो की बात करते हैं हम। डिविडेंड पे आउट रेशियो,
विच इज़ क्या होता है 10 प्लस, देखिए यहाँ पर मैं डायरेक्ट ही करवा रहा हूँ क्या, 5% ऑफ ₹10। मैं ये बता दूँ क्यों, किस तरीके से हुआ ये। देखिए आप ग्रोथ रेट निकालेंगे, यहाँ पर ग्रोथ रेट नहीं है, ग्रोथ हो ही रही है ऑब्वियसली, तो किस तरीके से निकालेंगे, ग्रोथ रेट होता है B/R। तो हेयर B इज़ 10% है हमारे पास एंड R इज इक्वल टू 50% रेट, इट मीन्स ग्रोथ रेट आ गया आपके पास 5%। तो यहाँ पर डिविडेंड पे आउट रेशियो यानी कि 10 प्लस 5% हो जाएगा, विच इज़ 10.5। ठीक है, मैं यहाँ पर कैलकुलेट करके बता दूँ, 10 प्लस 5%, देन आपके पास आंसर आ जाता है 10.5। तो डिविडेंड आ गया आपके पास अब 10.5। तब आपको, अब आपको करना क्या है, तो सिंपल सा है, अब आपको यहाँ पर 10.5 डिविडेंड रख देना है, प्राइस कितना है आपके पास 120, एंड देन आपको क्या करना है, प्लस कर देना है ग्रोथ रेट विच इज़ 0.05। इज दैट क्लियर? आई थिंक नाउ 10.5 डिवाइडेड बाय 120 कर देंगे एंड देन प्लस करेंगे 0.05 एंड देन मल्टीप्लाई करेंगे 100, यू विल गेट 13.75%। ओके, दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं बुक में। आई डोंट थिंक कि आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो आई होप आप लोग को यहाँ से क्लियर हो गया हो। चलिए, तो अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी इलिस्ट्रेशन नंबर 16। इलिस्ट्रेशन नंबर 16। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 16 जो है मैं सोच रहा हूँ ना करवाने के लिए। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, कोई, मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ, देखिए वर्बली ही समझा देता हूँ। क्या होगा यहाँ पर, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको निकालना है ईच का। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी दे रखा है, आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है, शॉर्ट टर्म डेट दे रखा है, और कॉस्ट ऑफ रिजर्व दे रखा है। ठीक, तो बुक वैल्यू, सबसे पहले बुक वैल्यू पर निकालेंगे हम। बुक वैल्यू गिवन है हमें यहाँ पर, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों दे रखी है। ठीक, रेट दे रखे हैं हमें यहाँ पर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऊपर सबसे पहले रेट दे रखे हैं, देन बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दोनों की दे रखी है। तो जब हम बुक वैल्यू पर फाइंड आउट करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, कैपिटल लिखोगे आप, रिजर्व लिखोगे, लॉन्ग टर्म डेट लिखोगे। शॉर्ट टर्म को नहीं कंसिडर किया जाता है, ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पर वैक में सबसे पहले बुक वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर लोगे आप। और वेट, आपको वेट मैं बता दूं, वेट किस तरीके से फाइंड करेंगे आप, 3 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, 2 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 9 लाख, वेट आ जाएगा आपके पास। स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको गिवन है क्वेश्चन में, एंड देन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप निकाल ही लेंगे दोनों की मल्टीप्लाई करके। नाउ अब आपको क्या करना है, मार्केट वैल्यू पर निकालना है। ठीक, मार्केट वैल्यू पर निकालने के लिए मैं बता दूं आपको किस तरीके से। देखिए रिजर्व यहाँ पर गिवन है हमें कितना, 7,50,000, सॉरी 7,50,000। ठीक, 7,50,000। नाउ मार्केट वैल्यू में अब हमारे पास जो कैपिटल होगा और रिजर्व होगा वो चेंज हो जाएगा बुक वैल्यू से, यानी बुक वैल्यू में देखा जाए तो 3:2 रेशियो में है डिवाइड। ठीक, 3:2 रेशियो में है। तो यहाँ पर जो कैपिटल है मार्केट वैल्यू की, यहाँ पर आपको क्या करना होगा, कैपिटल को 3:2 में डिवाइड करना होगा। यानी कि 750 है, तो मैं 3:2 में डिवाइड करूँगा तो पहले आ जाएगा मेरे पास कितना, 4,50,000 कैपिटल, एंड देन रिजर्व के लिए हमारे पास वही सेम 7,50,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 लाख। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप आपको गिवन है 3,75,000 ही कंसीडर करोगे, शॉर्ट टर्म नहीं लोगे। ठीक, वेट आप निकाल लोगे, फाइंड आउट कर लोगे, एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको वही रखनी है, ओवरऑल कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। सो आई थिंक आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर ना समझ में आए मेरी बात को आप दोबारा से देख सकते हैं, दोबारा से सुनना बिल्कुल ध्यान से, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखला दूंगा आप लोगों को। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास इलिस्ट्रेशन नंबर 7।
इलिस्ट्रेशन नंबर 7 देखिए। इलिस्ट्रेशन नंबर 7 भी कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस यहाँ पर एक फॉर्मूला पुट कर देना है। क्या, देखिए मैं यहाँ पर एक दो स्टेप करके बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर जो सबसे पहले परसेंटेज है, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, परसेंटेज गिवन है यहाँ पर। ठीक, मैं डायरेक्ट आपको छोटा सा फॉर्म करके दिखला देता हूँ। परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर कॉस्ट ऑफ डेट दे रखी है हमें परसेंटेज, और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी का गिवन है। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि टोटल ओवरऑल निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, जब इस कंडीशन में हो, यानी कि आपके पास दोनों रेट गिवन हो, तो आपको कौन एक फॉर्मूला होता है वो लगाना होता है, WE अप्लाई KE प्लस WD। देखिए हमने क्यों लिया है, क्योंकि WD हमारे पास डिवेंचर है दोनों तरफ, सॉरी डिवेंचर और इक्विटी है। ठीक, इस तरीके से लिख लेना है आपको। एंड देन सबसे पहले ज़ीरो है, ये रेट आपको दिया ही हुआ है विच इज़ 5.0, एंड ये भी रेट आपको गिवन हो रखा है। तो यहाँ पर आप W क्या लेंगे, पहले इक्विटी की बात हो रही है, इक्विटी की बात हो रही है, तो सबसे पहले आप इक्विटी की तरफ जाएंगे। ठीक, आप इक्विटी की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे, इसको कंसिडर करना है आपको, इसको, यानी कि यहाँ पर आपके पास 100% है। क्या है, 100% है। देन क्या हो रहा है यहाँ पर, 0, 10, 20, 30, है ना, ये होते जा रहा है। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पहले 0 था, यानी कि यहाँ पर इक्विटी के लिए 100% कंसीडर करेंगे। अब मैं इधर से 10% निकाल लूँ तो यहाँ कितना बचा, 90%, यहाँ कितना बचा, 80%। तो इक्विटी के फेवर में आपको इस तरीके से करना है, यानी कि 1, यहाँ पर आप क्या लोगे अब, 1 लोगे। ठीक है, 100% को डिवाइड करके 1 लोगे, एंड मल्टीप्लाई किससे होगी, के ई हमारे पास कितना है, 12, तो आप 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। नाउ इन द केस ऑफ डिवेंचर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सबसे पहले आपके पास 0 है, तो आपको क्या करना है, 0 ही लेना है, यानी कि WE को क्या लोगे आप, 0 लोगे, एंड देन डिवेंचर हमारे पास 5 है, 5। तो ये आपके पास जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास फिर से वही, अब हो गया यहाँ 10% कम हो गया, तो यहाँ बचा 90, तो आप 0.9 लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या रेट दिया है, 5 दे रखा है यहाँ पर, और यहाँ पर 12। फिर से आप यहाँ 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन प्लस करेंगे क्या, अब यहाँ पर हो गया है 10। अब क्या हो गया, यहाँ पर डिवेंचर के लिए क्या था, पहले 0 था, अब यहाँ हो गया 10। तो सिंपल सा है, 1 क्या करोगे, 0.1 मल्टीप्लाई 5। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा है ये सब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फिर से यहाँ पर 5 है और यहाँ 12.5 है। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ 0.8 हो जाएगा इक्विटी के लिए, एंड मल्टीप्लाई 12.5, और यहाँ पर क्या होगा, 0.2 हो जाएगा। ठीक है, 0.2 हो जाएगा, जो परसेंटेज होगी यहाँ वही सेम यहाँ लिख दोगे डिवेंचर के केस में, 5, और मल्टीप्लाई करके आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही कंटिन्यू आपको करते रहना है और डेफिनेटली हो जाएगा, डोंट वरी। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन। नाउ अब हम आ जाते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 18 पर। इलिस्ट्रेशन नंबर 18 देखते हैं जरा क्या है। आई थिंक इलिस्ट्रेशन नंबर 18 भी बहुत ही सिंपल सा है, जो हमने ऊपर किया था क्वेश्चन में उसी तरीके का ही है कुछ। बिल्कुल सेम उसी तरीके का ही दिख रहा है, तो डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो आपको खुद से ही कर लेना है। देखिए सिंपल सा है, मैं बता दूं आपको। क्या करोगे आप, यहाँ पर बुक वैल्यू में सबसे पहले बुक वैल्यू ले लोगे, मार्केट प्राइस के लिए अलग से लोगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स जो है कि कहाँ से निकलेंगे हम, हाँ, जो बुक वैल्यू दे रखी है 100, जैसे डिवेंचर दे रखा है 100 रुपीज़ पर डिवेंचर, डिवाइड कर दोगे आप 8 लाख को, तो क्या आपके पास आंसर आ जाएगा 8000। 8000 इट मीन्स 8000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स हैं। 8000 का आप डिवाइड करो, मल्टीप्लाई करोगे 110 से, विच इज़ मार्केट प्राइस, तो मार्केट प्राइस की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व कर लेना है। इलिस्ट्रेशन नंबर 18 भी हो जाता है यहाँ पर। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं ये सॉल्व करके बता दूंगा आप लोगों को। नाउ जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था, आई थिंक वो
क्वेश्चन अभी भी नहीं आया है, चलिए कोई बात नहीं। वो है इलिस्ट्रेशन नंबर 20। चलिए तो इलिस्ट्रेशन नंबर 19 देखते हैं जरा, 19 किस तरीके से होगा सॉल्व। देखिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, यहाँ पर आपको फिर से वही रिस्क की बात कर रहा है, तो आपको यहीं से समझ में आना चाहिए कि CAPM मेथड यूज़ होगा। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे हम इक्विटी के लिए, तो CAPM मेथड का ही यूज़ करके फॉर्मूला पुट कर देंगे यहाँ पर। चलिए एक बार क्वेश्चन को पढ़ ही लेते हैं। क्या दे रखा है? कैपिटल स्ट्रक्चर दे रखा है, इक्विटी शेयर दे रखी है, फेस वैल्यू दे रखा है, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, टर्म लोन्स दे रखे हैं। देन एडिशनली इन्फॉर्मेशन दे रखा है, कंपनीज इक्विटी बेटा दे रखा है, लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड्स दे रखे हैं, स्टॉक मार्केट रिस्क प्रीमियम दे रखा है। ठीक है, इसी तरीके से तो ये क्वेश्चन है आपके पास। यहाँ पर एक मिस्टेक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो RM है वो कंसीडर है, सॉल्यूशन में हमारे पास 16% का गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है 6%। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन के हिसाब से ही लेकर चलेंगे, यानी कि 16% लेंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं सॉल्व इसको। फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला लिख लेंगे आप। रिस्क फ्री कितना है हमारे पास? रिस्क फ्री देखा जाए तो 10% है। यील्ड ऑन लॉन्ग टर्म ट्रेजरी बॉन्ड, इसी को कंसिडर करेंगे हम। 10% है, तो आप यहाँ पर 10% को 0.1 लिख सकते हैं। देन बीटा कितना है हमारे पास? बीटा गिवन है 1.06। आर एम मैंने बोल दिया आपको कितना लेना है, 16। जो आपके पास स्टॉक मार्केट इस प्रीमियम है वही, तो 0.16 ले सकते हैं, और RF तो आपको गिवन है ही। अब इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए आंसर वही आएगा। मैं अगर सॉल्व करूँ 0.16 माइनस करेंगे 0.10, तो ये आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे 1.06 से, तो इतना आ गया, एंड देन प्लस कर देंगे 0.10, तो ये वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 से, ओके, तो आपके पास आ जाएगा सही 16.36%। ठीक है, तो सिंपल सा है। आई होप ना आपको क्लियर हो गया हो ये। चलिए नेक्स्ट, फिर हमारे पास ये था इक्विटी के लिए। प्रेफरेंस शेयर के लिए सिंपल सा है, प्रेफरेंस शेयर वाला फॉर्मूला लगा दोगे आप, आपके पास आंसर आ जाएगा। देन डिवेंचर के लिए नहीं पूछा है, सॉरी डिवेंचर के लिए ही प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के लिए, तो प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर के लिए सेम वही फॉर्मूला लग जाएगा। वहाँ पर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर में आप डिविडेंड अपॉन NS वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए, डिवेंचर ही यहाँ पर रिडीमेबल है, और प्रेफरेंस के लिए नहीं बोला गया तो इरिडीमेबल माना जाएगा। ठीक है, एंड वैक आप निकाल लोगे फिर इसी तरीके से, इक्विटी, रिजर्व, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर, टर्म लोन के लिए भी, और मार्केट प्राइस पर भी आ जाएगा आपके पास। सो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 20 की तरफ। देखिए 20 के लिए ही मैं कह रहा था, 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप 20, क्वेश्चन नंबर 20 को। सबसे पहले बॉम्बे, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि बॉम्बे कॉटन मिल से लिमिटेड मेक्स अ राइट इशू करते ₹5 अ शेयर ऑफ 1 न्यू शेयर फॉर एवरी 4, यानी कि एवरी 4 के लिए वो कितना इशू करते हैं, 1, और कितने रुपए का करते हैं, ₹5 का। ये बात ध्यान रखनी है। बिफोर द इशू दे देयर वर 10 मिलियन शेयर आउटस्टैंडिंग, ऑलरेडी थे उनके पास आउटस्टैंडिंग। द शेयर प्राइस वॉज ₹6 का था पहले, यानी कि पहले का कितना है, ₹6 है, और आपका कितना है, ₹5 है। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल अमाउंट ऑफ न्यू मनी रेज्ड। न्यू मनी रेज्ड कितनी हुई है ये बताना है। तो सबसे पहले तो राइट इशू हमने कितने के किए हैं, यहाँ पर आप लिख लोगे,
राइट इशू क्या है आपने ₹5 का, ठीक है। और नंबर ऑफ शेयर, तो पहले आपको नंबर ऑफ शेयर भी तो पता होने चाहिए। नंबर ऑफ शेयर क्या करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, देखिए 10 मिलियन है यानी कि 100 लाख, तो 100 लिख रहा हूँ मैं, 100 यहाँ पर 100 को मल्टीप्लाई करोगे किससे, 1/4 से, क्योंकि एक के बदले में आप कितना दे रहे हो, 4 दे रहे हो, ठीक है। एक के बदले में 4 इशू कर रहे हो, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ गए, 25 लाख। 25 लाख इट मीन्स अगर मैं वैल्यू में पूछूं तो आप क्या बोलोगे, 25 × 5, तो 125 लाख रुपीज़ के शेयर इशू कर रहे हैं आप, ठीक है। टोटल अमाउंट ऑफ न्यू मनी रेज्ड कितना हो जाएगा, 125 लाख, ये आ गया। नेक्स्ट देखिए, हाउ मैनी वैल्यू ऑफ वन राइट आर रिक्वायर्ड टू बाय वन न्यू शेयर, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। हाउ मैनी वैल्यू, कितनी वैल्यू ऑफ वन राइट आर रिक्वायर्ड टू बाय वन न्यू शेयर, ठीक। तो नंबर ऑफ राइट रिक्वायर्ड टू, नंबर पूछे यहाँ पर, हाउ मेनी वैल्यू ऑफ वन राइट आर रिक्वायर्ड टू बाय वन न्यू शेयर, तो सिंपल सा है 4 राइट शेयर, एक के लिए हमें 4 देने पड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वन राइट, अब पूछा एक राइट शेयर का वैल्यू बताओ, तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला यूज़ करना है। क्वेश्चन में आई थिंक आपको नहीं समझ में आएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ मार्केट प्राइस लिख देना है, जो भी मार्केट प्राइस है अभी कितना है, यानी कि जो पहले मार्केट प्राइस था कितना, 6 रुपीज़ था, माइनस करना है क्या, अभी जो आप कर रहे हो, यानी कि अगर आप 4 जो है, यानी कि 4 क्या है हमारे पास, 4 शेयर हैं, वो कितने के बेचते हैं, 6 रुपीज़ के बेचते हैं, है ना। बट अब कितने के बेच रहे हैं, 5 रुपीज़ का 1 बेच रहे हैं, ठीक। और डिवाइड कर दोगे एवरेज से, एवरेज क्या है हमारे पास, ओल्ड शेयर, ओल्ड कितना है, एवरेज अगर देखा जाए तो 4 + 1, ठीक है, यानी 4 के बदले में 1 दे रहे हो, तो दोनों को ऑन एन एवरेज हमारे पास ये आ जाएगी वैल्यू। और ये हमारे पास जो 4 है, 4 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स है, ठीक, और 6 क्या है, प्राइस है। तो ये बात ध्यान रखनी है, यहाँ पर मार्केट प्राइस कितना है, 6 रुपीज़, यहाँ पर 6 लिख लोगे आप, चलिए यहाँ पर मैं 6 लिख देता हूँ, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये फॉर्मूला है, मैं एक बात बता दूँ, यहाँ पर आप फॉर्मूले को लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 है हमारे पास, नंबर ऑफ शेयर मल्टीप्लाई मार्केट प्राइस, देन यहाँ पर न्यू वाले हैं न्यू शेयर्स, फिर मल्टीप्लाई इशूड रुपीज़, ठीक है, जो भी है, और फिर यहाँ एवरेज शेयर्स कर देंगे, ठीक। इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक और तरीका भी है आपके पास करने के लिए, तो ये प्लस हो जाएगा, तो जब आप इसको करोगे सॉल्व, तो 29 डिवाइडेड बाय 5 देन +6 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है कितना, सॉरी माइनस करना था, हमने प्लस कर दिया था, 29 डिवाइडेड बाय 5 माइनस कर देना है 6, तो 0.2, ये हमारे पास 0.20 क्या आ गया, रुपीज़, ये आंसर आ गया फॉर वन वैल्यू के लिए, ठीक है। आप एक और तरीके से कर सकते हो, क्या, एक्स राइट जो है हमारे पास वो कितना है देखा जाए तो, ये यहाँ पर आप पहले कर दोगे 6, 4 × 6 तो आ जाएगा 24, और न्यू वाले के लिए कितना है, 1 × 5 तो 5, तो यहाँ टोटल आ गया कितना, 29। नाउ अगर हम एवरेज निकालें तो ये आ जाएगा हमारे पास 29 डिवाइडेड बाय 5, 5.8, तो न्यू वाले के लिए फिर कितना आ जाएगी वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, 6 - 5.8 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.20, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये किस तरीके से फाइंड आउट करना है, ओके। तो आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं अब आपको एक और चीज़ बता दूं, नेक्स्ट जो है इसका पर्सपेक्ट, देखिए यहाँ पर किस तरीके से लिखना है, मैं ये वाला पोर्शन बता देता हूँ। इनिशियल वैल्यू है ये, ठीक है, क्या है ये हमारे पास, इनिशियल होल्डिंग ऑफ शेयर्स, ठीक है, इनिशियल यानी कि जो है हमारे पास वो तो ये है, ठीक है, और राइट शेयर्स के लिए हमारे पास वैल्यू जो है वो ये है, ठीक। अब जो अमाउंट है यानी कि एवरेज हमने ये निकाला हुआ है,
ये रहा हमारे पास, ये क्या है, थ्योरेटिकल एक्स राइट है, यानी कि एवरेज जब हम निकालेंगे एवरेज भी लिख सकते हैं और यहाँ थ्योरेटिकल एक्स राइट भी लिख सकते हैं, थ्योरेटिकल एक्स राइट, ठीक है। एवरेज निकालते हैं हम यहाँ पर, और फिर लास्ट में क्या करोगे आप, यहाँ पर क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे, यानी कि क्या, एक्स राइट, यहाँ पर ये न्यू क्या है, यहाँ पर वैल्यू जो निकालोगे आप, फॉर्मूला लिख दोगे क्या, एक्स सॉरी इनिशियल प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस, ठीक है। यहाँ पर फॉर्मूला क्या है, इनिशियल इनिशियल माइनस इनिशियल प्राइस माइनस एक्स राइट प्राइस करके माइनस कर दोगे आप, सिंपल सा है, ठीक है। तो मेरी राइटिंग पे मत जाइए, मेरे वर्ड्स पे जाइए, आपको बस समझाने के लिए इस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक। फॉर्मूला आप यहाँ यूज़ भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये। तो चलिए बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ प्रोस्पेक्टिव एक्स राइट शेयर पूछा हुआ है। तो यहीं से आपके पास आंसर आ जाएगा, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं करना है आपको। प्रोस्पेक्टिव एक्स राइट शेयर्स कितने का है, इतने का है बस, यानी कि ये कैलकुलेशन दिखला देनी है आपको और ये डिवाइड कर देना है, बस हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ओके, सो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा किस तरीके से फाइंड किया है ये वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्साइट वाला सिर्फ एक ही क्वेश्चन है ये बुक में, वो भी थोड़ा सा इसमें आई थिंक गलत सा दिया हुआ है, क्योंकि जो मैंने ये वैल्यू ली है यहाँ पर, ये फॉर्मूला है एग्जैक्टली में, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसकी हेल्प से आप लोग अच्छे से कर पाएंगे ये क्वेश्चन। सो गाइज आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर कोई क्वेरी हो आपकी तो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा, यस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टॉपिक, एंड मैं इसको भी नहीं करवाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए बहुत ही इजी है ये भी क्वेश्चन। डिटरमाइन करना है एडिशनल फाइनेंस वैल्यू, रिटेन्ड अर्निंग्स। चलिए मैं आपको करके बता देता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा है यहाँ पर बताने लायक। क्वेश्चन देखिए, पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिज लिमिटेड विशेज टू रेज एडिशनल फाइनेंस, रेज करना चाहती है एडिशनल फाइनेंस, कितना, रुपीज़ 10 लाख का, फॉर मीटिंग इन इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट प्लान यानी कि मीटिंग्स के लिए। इट हैज़ 2,10,000 इन द फॉर्म ऑफ रिटेन अर्निंग्स है अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। द फॉलोइंग आर द फर्दर डिटेल्स। डेट इक्विटी मिक्स दे रखा है 30 और 70% पर करोगे आप, यानी कि कितनी भी वैल्यू हो, लाइक अगर आपके पास 10 लाख है ना, तो 10 लाख को आपको डिवाइड कर देना है किसके, 30 और 70 में, यानी कि 3 लाख और 7 लाख में, ठीक है। कॉस्ट ऑफ डेट दे रखा है 1,10,000, 10% वाले हैं, ये बात ध्यान रखनी है, बिफोर टैक्स। बियॉन्ड इसको छोड़कर 16% वाले भी हैं। अब 16% के लिए निकालना होगा कि हमारे पास कितनी वैल्यू है डिबेंचर्स के लिए, ठीक। अर्निंग पर शेयर है 4, डिविडेंड पे आउट है 50% ऑफ अर्निंग्स, एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट दे रखा है कितना, 10%, करंट मार्केट प्राइस है पर शेयर 44, टैक्स रेट है 50%। तो पहले डिटरमाइन करना है पैटर्न फॉर रेजिंग द एडिशनल फाइनेंस। तो चलिए पैटर्न क्या है रेज करने का एडिशनल फाइनेंस, ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें एडिशनल फाइनेंस रिक्वायरमेंट कितनी है, एडिशनल फाइनेंस की बात करें तो 10 लाख, इज दैट क्लियर, ओके। नाउ डेट अपॉन इक्विटी था रेशियो विच इज 30:70। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ क्या कि डेट की वैल्यू है 3 लाख ऑफ 10, ठीक, एंड इक्विटी का 7 लाख। हाउ विल यू कैलकुलेट दिस, 10 लाख का क्या करोगे आप, 30% निकाल लोगे, एंड 10 लाख का 70% निकाल लोगे, विल गेट दिस, ओके। तो डिटेल्ड पैटर्न मैं बता देता हूँ अब हमें यहाँ पर दिखलाना है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, किस तरीके से। अभी तो हमने ये निकाल दिया, तो चलिए सबसे पहले हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग है,
कितने की? 2,10,000 की। नाउ हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को। रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास 2,10,000 है। रिटेन्ड अर्निंग्स जो होगी वो हमारी इक्विटी में से ही होगी, इक्विटी का ही हिस्सा होता है। यानी कि इक्विटी कितनी है हमारे पास? 7 लाख है। तो रिटेन्ड अर्निंग माइनस कर दूं मैं, 7 लाख में से माइनस कर दूं 2,10,000, मेरे पास बच जाता है 4,90,000। यानी कि मेरे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो कितनी है? 4,90,000 की। यहाँ पर आप फर्दर 7 लाख टोटल में लिख सकते हैं। ठीक, अब डेट की बात करते हैं। डेट है, एक है हमारे पास 10%, एक है हमारे पास 16%। 10% वाला तो गिवन था कितना? 1,80,000। 16% वाला कितना होगा? तो एक बात बताइए, डेट कितने हैं टोटल? 3 लाख के, तो रिमेनिंग कितना बचा? 1,20,000 का। तो बस सिंपल सा है, टोटल आ गया ना यहाँ पर। अब हमारे पास 10 लाख को क्या करना था? डिटेल्ड में दिखलाना था बस। तो डिटेल में ये दिखला दिया, हो गया ख़त्म। इतना सिंपल है, पता नहीं क्यों परेशान हो जाते हो बस। ठीक है, कोई बात नहीं, होता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। डिटरमाइन द पोस्ट टैक्स एवरेज कॉस्ट ऑफ एडिशनल डेट। पोस्ट की बात कर रहा है एडिशनल डेट के बारे में। तो देखिए पोस्ट कॉस्ट कैसे निकालते हैं मैं बता देता हूँ। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ 10% डेट, दोनों के लिए निकालेंगे क्योंकि दो डेट है हमारे पास। तो सिंपल सा है, कुछ नहीं करना है, इंटरेस्ट रेट 1 माइनस टैक्स रेट कर देना है 0.5। डिवाइड नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है, डिवाइड बाद में कर देंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास रेट आ जाएगा 5%। फिर इसी तरीके से 16% के लिए कर दोगे आप 16, 1 माइनस कितना 0.5, तो आ जाएगी 8%। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी 8%। नाउ एवरेज कॉस्ट आ जाएगा कितना? 5 मल्टीप्लाई 1,80,000 के लिए पहले 10% के लिए निकालोगे, प्राइस कितना है हमारे पास टोटल 3 लाख, और प्लस कर दोगे 8 मल्टीप्लाई कितना 1,20,000 जो कि हमारा है क्या, ये 16% के लिए, और प्राइस ये टोटल वैल्यू है। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके ये आंसर निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएगा 6.2%। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मैं बता दूँ एक बार आपको, 1,80,000 डिवाइड बाई 3 लाख कर दोगे तो 0.6 एंड मल्टीप्लाई 5 करोगे तो आ जाएगा यहाँ पर, इसकी वैल्यू आ जाएगी देखिए 3 एंड प्लस है, तो 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 1,20,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख एंड प्लस 8, तो 8 पॉइंट सॉरी यहाँ पर कितना आ रहा है, एक बार और कर लेता हूँ मैं, ऐसा मिस्टेक हो रहा है आई थिंक। 1,20,000 डिवाइड कर देना है 3 लाख से, 0.4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे 8 से, हमने प्लस कर दिया था 3.2, तो आपके पास ये आंसर आ गया 6.2%। सो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया हो। तो चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर सी की तरफ। डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कंप्यूट ओवरऑल वैक। देखिए रिटेन्ड अर्निंग्स की बात कर रहा है और वैक की भी, वैक भी मैं यहाँ पर नहीं बताने वाला हूँ। तो रिटेन्ड अर्निंग्स की बात करें तो सिंपल सा है, वही फॉर्मूला लग जाएगा क्या, विच इज़ के ई इज इक्वल टू के आर। तो के ई का फॉर्मूला क्या होता है, डी अपॉन P0, और प्लस हो जाता है ग्रोथ रेट। ठीक है, तो ग्रोथ रेट आपको गिवन ही है क्वेश्चन में, ग्रोथ रेट तो दिया ही हुआ है विच इज़ 10%, 10% ऑफ ग्रोथ रेट। ठीक है, तो और डिविडेंड भी आई थिंक डिविडेंड आपको गिवन है यहाँ पर 50%, 50% बोला था ना, 50% ऑफ अर्निंग्स। तो अर्निंग्स कितनी है हमारी, यहाँ पर अर्निंग्स से हमारी अर्निंग पर शेयर 4 रुपीज़ है। तो क्या करोगे आप, 4 का सबसे पहले 50% निकालोगे, ग्रोथ रेट देखना है हमें, ग्रोथ रेट कितना है 10%, प्लस कर दोगे कितना 10%, 2.2 आ जाएगा। ठीक, डिवाइड कर देना है 44 से, एंड
प्लस कर देना 0.10, ये आपके पास आ गया 0.15 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15%। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आ गया है। तो चलिए नेक्स्ट वैक की कैलकुलेशन करनी है, बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूँ, आप खुद कर लेंगे, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। सो गाइज आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आगे फर्दर हम कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज वगैरह स्टार्ट करेंगे। अभी हमारे पास दो पोर्शन रहते हैं, कैपिटल स्ट्रक्चर रहता है और डिविडेंड पॉलिसी, इसी में ही, ठीक है, जिसमें कि लिवरेज वगैरह है वो देखेंगे, ठीक। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या करवा दिया है, क्रेडिट पॉलिसी करवा दिया है, ठीक है, किस तरीके से क्रेडिट पॉलिसी होता है, देन ये चैप्टर मैं करवा ही रहा हूँ। आगे फर्दर मैं आपको वर्किंग कैपिटल करवाऊँगा और रेशियो के क्वेश्चंस करवाऊँगा, कैपिटल बजटिंग करवाऊँगा। आई मीन टू से कि मैं पूरा एफएम यहाँ पर करवाने वाला हूँ, ठीक है। सो गाइज स्टे कनेक्टेड विद मी एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।